बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो कुछ एपिसोड संसद के भीतर हुआ, अमित शाह ने जिस तरह का बयान दिया गृह मंत्री होते हुए, उनके उस बयान के बाद पूरे देश में मानो एक क्रांति सी आ गई है, एक हलचल सी मच गई है। और जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को विपक्ष ने हाथों हाथ लिया है और विपक्ष जिस तरह से विरोध कर रहा है, वो शायद एक ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन कहा जा सकता है। कर्नाटक की विधानसभा में अंबेडकर के तस्वीरें हर एक सीट पर नजर आने लगी। संसद का हाल यही है और सड़कों पर प्रदर्शन हुआ। क्या ये राजनीतिक ब्लेंडर कर दिया अमित शाह ने या सोच समझ कर दिया गया बयान है? क्योंकि माना यह जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के चाणक्य हैं और वो इस तरह से स्लिप ऑफ टंग नहीं कर सकते। तो क्या ये एक रणनीति का हिस्सा है? क्या ये ब्लेंडर हो गया है? हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं, उनसे हम जानेंगे। रविकांत जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया। रविकांत जी, क्या ये स्लिप ऑफ टंग है या सोच समझकर दिया गया बयान? नहीं नहीं, ये कतई स्लिप ऑफ टंग नहीं है। और बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो शेर है कि बेसाख्ता जवाब पर आती है दिल की बात। अंबेडकर के प्रति नफरत और हिकारत का भाव आज का नहीं है बीजेपी का। और आरएसएस उनका पितृ संगठन है। आरएसएस तो अपने जन्म के काल से लगभग, और संविधान जब निर्माण हो रहा है उस समय, हिंदू कोड बिल के समय, लगातार डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करता रहा। आरएसएस के साथ दो और पार्टियां थी, हिंदू महासभा थी, रामराज्य परिषद थी, और आगे चल करके जनसंघ, जिसका ही आज नया रूपांतरण बीजेपी है। ये चारों दल एकजुट होकर के रामलीला मैदान में हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जला रहे थे। तो ये आज का नहीं है। अरुण शौरी जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे बीजेपी के, उन्होंने तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो कहा, दलितों के लिए वो गॉड है, तो उन्होंने कहा फाल्स गॉड। और अभी क्या बोला अमित शाह ने कि अगर भगवान का नाम इतनी बार लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अरे साहब, दलितों वंचितों के लिए तो किसी स्वर्ग की जरूरत नहीं है। जो कल्पित स्वर्ग है उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में तो 3000 साल तक वो गुलाम रहा, दास रहा, प्रताड़ना सहता रहा। अंबेडकर ने जो अपने संघर्ष से आजादी के आंदोलन में जो सामाजिक आंदोलन छिड़ा, उससे दलितों को, महिलाओं को, शूद्रों जो आज ओबीसी है उसको इंसान होने का अधिकार मिला, और ये संविधान ने गारंटी दी। तो डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के, और ये जो लोग हैं वो दरअसल उस हिंदुत्व की विचारधारा से संचालित हैं जो मनुवाद पर आधारित है। आरएसएस ने मनुस्मृति को लागू करने की मांग करते हुए, संविधान पर हमला करते हुए कहा था कि ये संविधान भारतीय नहीं है, क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं है, तो हमें स्वीकार्य नहीं है। तो पहले दिन से इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, और वही घृणा और हिकारत का भाव मन में था, वो हड़बड़ी में आ गया। सच्ची बात आ गई दिल पे, जहां पे आ गई जो दिल में थी। तो ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये अंबेडकर के प्रति जो घृणा है मन में वो है। और उसके लिए आप कह सकते हैं कि विपक्ष जिस तरह से घेर रहा था संविधान के मुद्दे पर, उससे वो जबान पे आ गया सब, कि उनको लग रहा है कि साहब अंबेडकर की वजह से संविधान की बात हो रही है, क्योंकि उन्हें संविधान का निर्माता माना जाता है। अगर अंबेडकर ने संविधान को नहीं बनाया होता तो आज ये चर्चा नहीं हो रही होती। तो इसलिए अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया साहब। ये फैशन नहीं है, ये जुनून है। और आज लोग कह रहे हैं, और ये सिर्फ मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, जो लोग ये समझ रहे हैं कि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। आप सोशल मीडिया पर देखिए, ट्विटर पर देखिए, फेसबुक पर देखिए, आम नौजवान को देखिए, लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये दरअसल अमित शाह ने ब्लेंडर किया है, और ठीक वैसा ही है जैसे लोकसभा चुनाव के पहले संविधान बदलने की बात की गई थी।
उसी तरह का ब्लेंडर है, बल्कि मैं ये कहूं कि उससे बड़ा ब्लेंडर है। संविधान बदलने की बात तो किस तरीके से मैनेज कर ली आपने बाद में, कि हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अंबेडकर को लेकर के जो आपने अपमान किया है वो उन तबकों के लिए किसी भी भगवान से बड़े हैं। भगवान तो छोड़ दीजिए, किसी भी भगवान से बड़े, इसलिए वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसीलिए ये विपक्ष ने भी इस बात को समझा कि इस मुद्दे को हमें एक राजनीतिक आंदोलन का बनाना चाहिए, मुद्दा बनाना चाहिए। तो मुद्दा वही बन पाता है जो लोगों के जेहन में होता है। अब लोगों को लगा कि ये अपमान है, और उसमें सिर्फ दलित नहीं है। ये लोग अगर सोचते हो कि केवल दलितों के प्रति नहीं, इस देश का जो भी संविधानवादी है, जो भी प्रोग्रेसिव है, दलित है, पिछड़ा है, माइनॉरिटी है, महिलाएं हैं, जो उस संविधान के जरिए इंसान होने का और उन्हें नागरिक होने का अधिकार मिला, वो सब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति अपने आप को ऋणी मानते हैं। इसलिए वो उस अपमान से आहत है और वो खुल करके इसका विरोध कर। प्रोफेसर रविकांत जी, खुलकर विरोध बीजेपी के आइडियोलॉजी के खिलाफ जितने भी दल हैं वो कर रहे हैं। संविधान को लेकर जो लोग पिछले चुनाव में सामने आए थे, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि अंबेडकर को लेकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज या वो पॉलिटिकल चेहरे जो अभी सत्ता के साथ हैं, अभी बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी को वो अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हैं या अंबेडकर के नाम पर जुड़कर वो सियासत करने की बात करते हैं, वो अभी खामोश है। वो कहीं ना कहीं दबी जबान में भी इसका विरोध नहीं कर पा। क्या असर पड़ेगा ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, ऐसे पॉलिटिकल विचार रखने वाले लोगों के ऊपर जो अंबेडकरवादी होने का दावा करते हैं, अंबेडकर के नाम पर वोट मांगने की बात करते हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो वो सरकार के साथ ही खड़े हुए दिखना चाहते हैं। देखिए, उन पर ये बहुत नकारात्मक असर होने जा रहा है, चाहे उसमें मायावती हो। हालांकि आज उन्होंने निंदा की है और अमित शाह से माफी मांगने की बात आज मायावती ने की है, कल नहीं की थी। चंद्रशेखर ने तो कल ही निंदा की थी इस बयान की। लेकिन चिराग पासवान हो, रामदास अठावले हो, जिनकी तरफ आपने इशारा किया, जीतन राम मांझी हो, ऐसे तमाम लोग वो खुल करके इसका विरोध नहीं कर रहे। मैं तो थोड़ा इसमें और जोड़ना चाहता हूं, वे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से आरक्षित सीटों पर चुनाव जीत करके पहुंचे पार्लियामेंट में, जो दलित हैं, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन के जरिए वहां पहुंचे हैं, वो सांसद, विधायक और मंत्री खामोश क्यों हैं? क्या वो अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो चुन करके जाते? उनकी ये हैसियत थी क्या? संभव ही नहीं। इसलिए सवाल तो उनसे भी है और उनसे भी हिसाब मांगा जाएगा जब वो जाएंगे अपने क्षेत्र में। और अभी तो मुझे लगता है कि एक नया मूवमेंट शुरू होने वाला है। लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि जो भी आरक्षित सीटों पर चुने हुए सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके घरों पर धरना दिया जाना चाहिए कि वो खामोश क्यों है, वो डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं। होगी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर किसी भी पार्टी से परे हैं। और इसको लेकर के चिराग पासवान को भी सामना करना पड़ेगा, रामदास अठावले को भी करना पड़ेगा, जीतन राम मांझी को भी करना पड़ेगा, और जो बीजेपी के विधायक सांसद हैं दलित कोटे के, एससी कोटे के, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। और लोग इनको भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये बाबा साहब का अपमान है। और मुझे लगता है कि ये जो ब्लेंडर है अमित शाह का, और संविधान को छेड़छाड़ करने से बड़ा जो ब्लेंडर है, वो बहुत भारी पड़ने वाला है इन पॉलिटिकल पार्टियों पर भी। लेकिन इस रिदम को बनाए रखना पड़ेगा। जो दलित संगठन है लगातार जो काम कर रहे हैं जमीन पर, वो भी इस बात को लेकर के बहुत गुस्से में है, रोष में है, और वो भी मांग कर रहे हैं। तो ये जो संगठन है वो निश्चित रूप से उनसे सवाल भी करेंगे और चुनाव में उनको सबक भी सिखाएंगे अगर वो आज नहीं खड़े होते हैं तो। इसमें कोई दो राय नहीं। रविकांत जी, बीजेपी के सामने या केंद्र सरकार के सामने बैकफुट पर जाने की वजह साफ तौर पर दिख रही है कि अगर बैकफुट पे वो जाते हैं तो उसकी वजह ये होगी, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, कि अगर रिजर्व सीटों पर खड़े होने वाले और जीतने वाले बीजेपी के सांसद विरोध करने पर खुद आ जाएं तो सरकार तो चंद घंटों में गिर जाएगी। ऐसी स्थिति में
ऐसी स्थिति में शायद ये पहली बार है। मणिपुर पर भी प्रधानमंत्री का ट्वीट इतनी जल्दी नहीं आया, ट्वीट शायद देखने से भी नहीं मिलेगा जितनी जल्दी इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने ट्वीट किए हैं। डिफेंस में ही सही, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया। ये शायद इस पूरी माहौल की नजाकत को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि अगर ये मुद्दा थोड़ा और आगे बढ़ा तो प्रेशर उनकी पार्टी के उन सांसदों पर या उनके घटक दलों के ऊपर आएगा जो उनका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार बची रहे, इसलिए जरूरी होगा कि या तो अमित शाह इस्तीफा दें या अमित शाह माफी मांगे या सरकार की हैसियत से खुद प्रधानमंत्री आगे आके माफी मांगे। अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं होती है तो फिर आपको क्या लग रहा है कि ये मूवमेंट कहां तक पहुंचेगा? आज तो धक्का मुक्की मारपीट तक बात संसद परिसर में पहुंच गई, ये हालात कहां तक जाते हुए दिख रहे हैं? देखिए, कल नरेंद्र मोदी ने एक नहीं 5 ट्वीट किए। आपने कहा ना कि मणिपुर पर कोई ट्वीट नहीं उनका आया। नोटबंदी के दौरान क्या हो रहा था, लोग मर रहे थे, मोदी जी को कितनी चिंता थी, 750 किसानों की शहादत हो गई, उन्हें कभी चिंता नहीं हुई। लेकिन कल अमित शाह से जो बाबा साहब का अपमान हो गया और जैसे ही विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, जिस तरह से सोशल मीडिया पर सामान्य लोगों ने विरोध जताना शुरू किया, नरेंद्र मोदी ने इस बात को भांप लिया था कि अब इसको किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल करना है, इसलिए उन्होंने अमित शाह की निंदा करने के बजाय वो उन्होंने नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पर हमला करते हुए 5 ट्वीट उन्होंने किए। और शायद पहली बार है जो बतौर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल शाम को और ये कहा कि हमारे इस्तीफे से भी दाल नहीं गलेगी। माने बात वहां तक है, वरना ये वो लोग हैं जो अपने आप को कभी जवाबदेही नहीं मानते, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अगर शुरू हो जाता है, दलितों के जो संगठन है, अंबेडकरवादियों के जो संगठन है, अगर वो उन तमाम सांसदों विधायकों के घरों पर धरना कर देते हैं कि आज अगर वो बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के सामने अगर नहीं खड़े होते हैं तो फिर हम बख्शेंगे नहीं आपको। निश्चित रूप से ये बहुत मुश्किल में डालने वाला होगा। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी हमेशा ऑफेंसिव पॉलिटिक्स करते हैं, कभी भी डिफेंसिव नहीं। इस मुद्दे पर उन्होंने जो करना था शायद उन्होंने कल किया, और आज जो स्ट्रेटजी चेंज की उन्होंने, राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी गुंडा है और धक्का मुक्की में उनका नाम आकर के गया, उनके खिलाफ शायद एफआईआर के लिए भी अनुराग ठाकुर वगैरह गए। तो एक नई स्ट्रेटजी कि कांग्रेस पर आप हमला कीजिए जम करके ताकि इस मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि बात जमीन तक चली गई है। तो और अगर अमित शाह ने माफी नहीं मांगी, जिस तरह की भावनाएं हैं इस समय, लोगों की आहत भावनाएं हैं, अगर अमित शाह ये नहीं करते हैं तो वो संगठन, वो दलित नौजवान और वो अंबेडकरवादी इस पर कतई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होंगे, और इसका खामियाजा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ भी चलने वाला है नहीं। आप कांग्रेस के सिर्फ टवल करें, राहुल गांधी पर 10 एफआईआर करें, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिन लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, जिनके लिए अंबेडकर गॉड से भी ज्यादा है, उनकी भावनाएं तो नहीं इससे आपकी होने वाली हैं। ठीक। प्रोफेसर रविकांत जी, जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी इसका जिक्र किया कि दलितों, वंचितों, शोषितों के लिए अंबेडकर भगवान हैं। आप जो कहते हैं कि स्वर्ग मिल जाता अगर आप भगवान का नाम लेते। राहुल गांधी पर अगर एफआईआर होती है, देखिए ये पॉलिटिक्स बीजेपी समझ में नहीं आ रहा है कि ये ब्लेंडर पे ब्लेंडर हो जाएगा क्या? अगर राहुल गांधी पर यह एफआईआर इस मुद्दे पर होती है कि राहुल गांधी ने अंबेडकर के अपमान के जो प्रदर्शन के दौरान किसी सांसद से धक्का मुक्की कर दी, मान लीजिए, तो राहुल गांधी भी तो जनता के बीच जाके कहेंगे कि अंबेडकर के अपमान का विरोध कर रहा था मैं और मुझ पर एफआईआर हो गई। तो ये तो उल्टा एक और ब्लेंडर बीजेपी करेगी कि आप अंबेडकर के सम्मान के लिए खड़े होने वाले लोगों पर एफआईआर करेंगे, तो मैसेज तो और गलत जाएगा। तो ऐसे में आप एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने के लिए या विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए वो ट्रिक्स जो अपना रहे हैं वो शायद यहां चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ ये मुद्दा जमीन पर गया, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि जमीन पर पहुंच गया है। अब जो नेता सदन में करेंगे या सदन के बाहर करेंगे, उनको एनर्जी तो वहीं ग्राउंड से मिल रही है, उनको रिपोर्ट्स तो वहीं से आ रही है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जितना प्रेशर है कि उस प्रेशर में आज मायावती जी ने भी ट्वीट किया, अमित शाह से माफी मांगने के लिए आज उन्होंने कहा।
तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बेचैनी इसमें, कितना रोष है दलित संगठनों में, दलित समाज में, और भी मैंने कहा और जो अंबेडकरवादी, जो संविधानवादी, उन सब में ये रोष है। तो उस वजह से, और कर्नाटक में जो हो रहा, ये पैन इंडिया है। ये शायद पहला ऐसा मुद्दा है जो दक्षिण से लेकर के और उत्तर तक, यहां तो गोबर पट्टी में जो चलता था, यहां संभल चला रहे थे, अभी आप हर मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे थे, लेकिन ये तो उल्टा पड़ गया। अब राहुल गांधी के खिलाफ अगर आप एफआईआर करते हैं, और राहुल गांधी अगर पलट करके ये कहते हैं कि बाबा साहब के अपमान के अगेंस्ट में खड़ा हूंगा, एक नहीं अगर आप 100 एफआईआर भी करेंगे तब भी हम उस खड़े रहेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे राहुल गांधी को और ज्यादा सिंपैथी मिलेगी, और दलित राजनीति जो अभी इस बीच में 2-3 दशक में कमजोर हुई थी कांग्रेस की, वो और मजबूत होगी। और यही वजह है कि मायावती को ट्वीट करना पड़ा आज। ये क्यों हुआ? इसीलिए हुआ, वरना कल तो उन्होंने थोड़ा, मुझे लगता है कि खामोशी रखी थी। इस बात को भांप लिया उन्होंने कि इससे तो पूरा जो दलित सेंटिमेंट्स है वो राहुल गांधी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो आप जो कह रहे हैं वो उसमें 100% सच्चाई है कि अगर विक्टिम कार्ड खेला राहुल गांधी ने कि बाबा साहब के अपमान हम नहीं होने देंगे, आप हमें चाहे गुंडा कहे, 10 एफआईआर लगाएं, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं, तो राहुल गांधी का कद और ज्यादा इससे बढ़ेगा, और ये जो मूवमेंट है वो और ज्यादा मजबूत होगा जमीन पर, जिसका खामियाजा निश्चित रूप से बीजेपी को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा, और पूरे सिस्टम पर। क्योंकि अभी बीजेपी के सामने कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसके पास कैडर हो, जिसके पास कार्यकर्ता बहुत प्रशिक्षित हो, लड़ने वाले हो। अगर आप बाबा साहब का अपमान करेंगे और इसी दृढ़ता के साथ खड़े रहेंगे, माफी भी नहीं मांगेंगे, तो यहां जो हर दलित नौजवान है, जो अंबेडकरवादी है, वो बतौर कार्यकर्ता खड़ा हो जाएगा विपक्ष के साथ। तब आप क्या करेंगे? तब आपका भगवा नहीं चलने वाला है। तो जो हिंदुत्व को लेकर के बाबा साहब ने, हिंदू राष्ट्र को लेकर के चेतावनी 1940 में दी थी, और उसके बाद भी वो कम से कम 3 बार कहते रहे कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो दलितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगी, इसलिए किसी भी कीमत पर इसको रोका जाना चाहिए। और यहां खुल्लम खुल्ला हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, संविधान को बदलने की बात हो रही है। तो जो जमीन में आग है इस समय, और वो आग अगर ज्वाला बनती है, तो फिर मोदी और अमित शाह को झुलसना ही पड़ेगा। और आरएसएस का भी क्या होगा ये वो जानते हैं बखूबी। मुझे लगता है कि अब ये लड़ाई और ज्यादा तेज होने जा रही है, और उस ज्वाला में ये बचेंगे कि झुलसेंगे, ये फिलहाल अभी मैं नहीं कह सकता हूं। ये मामला अगर 2-3 दिन और चलता है तब फिर बड़ी मुश्किल होने जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि अगर ये प्रोटेस्ट का दायरा बीजेपी के दलित सांसदों या रिजर्व सीटों पर चुनाव जीतने वाले बीजेपी के सांसदों, विधायकों तक पहुंचता है, उनके घरों तक पहुंचता है, वहां प्रोटेस्ट होते हैं, तो आने वाले वक्त में कई राज्यों की सरकारें भी हिल सकती हैं। केंद्र की सरकार पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि नीतीश हो या चंद्रबाबू नायडू, उनको भी पता है उनका वोट बैंक दलितों के भीतर कितना है और कितना फायदा वो लोग लेते हैं उन वोट बैंक का। और ऐसे में जीतन राम मांझी से लेकर चिराग पासवान तक सब पर ये दबाव जब बढ़ेगा, तो केंद्र की सरकार पर जो खतरा मंडराएगा अविश्वास का, बहुमत का, वो कई राज्यों की सरकारों पर भी जाकर टिक सकता है, बीजेपी की जो सरकारें हैं। निश्चित रूप से इसका प्रभाव तो होना ही है। लेकिन मैंने कहा ना कि या तो 1-2 दिन में अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी, या फिर वो इसके लिए तैयार हो। और अगर ये आंदोलन चलता रहा, जो अब अभी बहुत नहीं है, अभी सोशल मीडिया पर है, हम लोगों ने एससी एसटी वाला आंदोलन देखा है, इस देश ने देखा है, मोदी को झुकना पड़ा था उस समय। ये बहुत स्वतः स्फूर्त होने जा रहा है, बगैर किसी लीडरशिप के होने जा रहा है। और अगर ये सड़क पर आता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा मुसीबत हो सकती है। रविकांत जी, आखिर में एक चीज, हमें याद है कि उत्तर प्रदेश में जब बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बीजेपी के एक नेता ने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, लखनऊ में जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद बीजेपी ने अपने नेता का इस्तीफा लिया था, उसके बाद उनकी पत्नी आई सियासत में, वो चीज अलग है। आज डॉक्टर अंबेडकर को लेकर अपमान की बातें संसद के भीतर हो जाएं और मायावती सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सड़क पर भी नहीं आई, ना उनका कैडर दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित फेस हैं, वो उतर रहे हैं सड़क पर, धक्के लग रहे हैं, गिर रहे हैं, राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। क्या ये मायावती के लिए भी एक पॉलिटिकल चुनौती है
इस मुद्दे को वो डाइवर्ट नहीं कर सकती कि वे कांग्रेस ऐसा कर रही थी तो बीजेपी के लिए जायज हो सकता है, या बीजेपी ऐसा कर रही तो कांग्रेस के लिए जायज हो सकता है। ये मायावती के लिए कितना बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर उन्हें अब आना है सड़क पर तो आना पड़ेगा, नहीं आएगी तो खामियाजा है। मुझे लगता है कि मायावती अब कभी सड़क पर आएंगी नहीं। इन 10-12 सालों में अगर वो नहीं आई है तो अब हमें कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जिस तरह से उप वर्गीकरण के मामले में उन्होंने अपने कैडर को, अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि वो सड़क पर उतरे, इसके लिए हो सकता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को कहें कि किसी तरीके से हमें अपनी दलित राजनीति को बचाना है। लेकिन वो भी चूंकि अमित शाह के अगेंस्ट होगा, इसलिए उनके लिए तो ये दुधारी तलवार है, उस पर चलना है कि वो आंदोलन में अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगी या नहीं कहेंगी। अगर नहीं कहती हैं तो उनकी पॉलिटिक्स जाती है, और कहती हैं तो फिर अमित शाह से और बीजेपी के खिलाफ आप जाती हैं, तो दुधारी तलवार पर चलना है उनके लिए। और मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल घड़ी है उनके लिए, उनकी पूरी पॉलिटिक्स के लिए। और जिस तरह से वो पूरे दलित समाज में, वंचित समाज में मायावती अब अविश्वसनीय हो रही हैं, ये हो सकता है कि उनकी राजनीति के लिए ये आखिरी कील साबित हो, उनकी पॉलिटिकल जो पूरी सिनेरियो है। और उसके बाद मायावती को वो भी वोट ना मिले जो अभी तक उनको मिला या पिछले चुनाव में मिला, उससे भी हाथ धो सकती है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बोलते हैं हिंदुस्तान पर चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।